हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। हेलो स्टूडेंट्स, वर्ष 2024 का बजट पेश करते समय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने एक घोषणा की थी कि भारत सरकार आयकर अधिनियम 1961 की एक व्यापक समीक्षा करेगी और एक नया अधिनियम लेकर के आएगी जो कि अधिक संक्षिप्त हो, पढ़ने और समझने में सरल हो। 1 फरवरी को जब वित्त मंत्री बजट पेश कर रही थी तो उन्होंने उनके जो शब्द थे वो ये थे कि हम जो नया आयकर विधेयक ला रहे हैं, अधिनियम लाएंगे, उस विधेयक में हम वो भावना न्याय की रखना चाहते हैं जो न्याय की भावना हमने भारतीय दंड संहिता का नाम बदलकर भारतीय न्याय संहिता रखने के दौरान रखी है। तो हमारा फोकस वो न्याय होगा और लोगों को आसानी से समझ में आए हमारा आयकर विधेयक ऐसा होगा। इस संबंध में आज निर्मला सीतारमण जी ने अभी लोकसभा में नया आयकर विधेयक प्रस्तुत कर दिया है और इसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रावधान हैं, कई सारे चेंजेस हैं जो आपको समझने चाहिए और जानने चाहिए। तो उन्हीं की विस्तृत जानकारी लेकर के मैं डॉक्टर पंकज मिश्रा आपके सामने हूं और अब देखते हैं कि इसमें क्या किया गया है, क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि नया आयकर विधेयक जो पेश किया गया है वह वास्तव में उसका मूल उद्देश्य है देश की मौजूदा कर प्रणाली को सरल बनाना। यह 1961 के आयकर अधिनियम का स्थान लेगा जो कि कई वर्षों के बाद काफ़ी जटिल हो गया था। वास्तव में अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 61 के बाद से लेकर अब तक लगभग 66 टाइम्स बजट पेश हो चुका है और उन बजट के पेश करने के साथ साथ आयकर अधिनियम में नई नई शब्दावलियां, नए नए टर्म्स जोड़े जाते रहे। इस वजह से इसकी जटिलता बढ़ती चली गई। अब चूंकि ये बहुत जटिल हो गया है तो इसको सरल करना और इसके साथ साथ अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे नई चीज़ें, नई संपत्तियों की परिभाषाएं, निवासियों और अनिवासियों के संबंध में बहुत सारी चीज़ें ऐड होती चली गई हैं, तो उसको स्पष्ट करना बहुत आवश्यक हो गया था। तो एक छोटा सा कंपैरिजन देखें कि पिछले एक्ट में और अभी के एक्ट में क्या अंतर है। तो आप पाएंगे कि पिछले एक्ट में जो 1961 का एक्ट था और ये जो 2025 का एक्ट है, अगर हम देखें तो पिछले एक्ट में 298 धाराएं थी जो कि अब 536 हो गई हैं। पिछले एक्ट में 14 अनुसूचियां थी जो कि अब 16 हो गई हैं। अध्याय पिछले में भी 23 थे और इसमें भी 23 हैं। ये करीब 880 पन्ने का एक्ट था जो कि अब 622 पन्ने का एक्ट हो गया है। देखिए, इसमें जो आपको बढ़े हुए नंबर्स लग रहे हैं इनको देख करके ये नहीं कहना है कि ये बहुत बड़ा हो गया है। एक्चुअली इसमें धाराओं को एक्सप्लेन ज़्यादा किया गया है। जो आप एक आसान भाषा में ऐसा समझिए कि जो ऐसे फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस टाइप से हो सकते थे उनको भी एक्सप्लेनेशंस में ऐड करते चले गए हैं जिससे इसकी जटिलता कम हो जाए, लोगों को सीधे सीधे समझ में आ जाए, बार बार उन्हें केस ना करना पड़े इसके लिए। अब आते हैं इस एक्ट के महत्वपूर्ण तथ्यों पर। तो आयकर अधिनियम 1961 की धाराओं के नंबर तो अब निश्चित तौर पर बदल जाएंगे। जैसे उदाहरण के लिए अगर हम कहें तो ITR भरने की जो वर्तमान कानून में धारा थी वो 139 थी, नए कानून में इसको चेंज किया जाएगा। निवास से संबंधित कानून, देखिए इसको डेफिनेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसमें सामान्य निवासी कौन है, गैर सामान्य निवासी या अनिवासी कौन है, ये जो कॉन्सेप्ट्स थे इनको चेंज नहीं किया जा रहा है पुराने एक्ट में और नए एक्ट में, दोनों में। जो नया आयकर विधेयक है 1961 का, यह काफ़ी विस्तृत है। वर्तमान कानून में 298 धाराएं, 14 अनुसूचियां हैं, जबकि नए विधेयक में 556 अनुभाग और 16 अनुसूचियां हैं। नए विधेयक में करदाताओं के लिए सरलीकृत व्याख्या की गई है। जटिल कानूनी शब्दजाल को हटाया गया है। सभी वेतन कटौतियों जैसे मानक कटौती, जिसको स्टैंडर्ड डिडक्शन कहते हैं, ग्रेच्युटी, अवकाश नकदीकरण, इन सब के लिए एक ही अनुभाग का परिचय रखा गया है। व्यवसायों के लिए जो सरल मूल्यह्रास होता है उस फॉर्मूले को तय किया गया, यानी कि जो डेप्रिसिएशन लगाते हैं फिक्स्ड असेट पर उसको भी क्लियर फॉर्मूले से बता दिया गया है। ठीक है। TDS के संबंधित सभी प्रावधानों को एक खंड के तहत समेकित किया गया है। यूं तो यह अनुपालन को सरल बनाता है, मगर व्यवसायों को नई संरचना के साथ संरेखित करने के लिए अपने कर रिपोर्टिंग सिस्टम को अपडेट करने की आवश्यकता पड़ेगी। ठीक है। चूंकि अब एक नए तरीके से होगा तो उन जो भी बिजनेस हैं जो अपना इनकम टैक्स फाइल करेंगे उन लोगों को अपना सिस्टम अपडेट करना पड़ेगा। नया आयकर बिल वित्त वर्ष 26-27 से लागू होने की उम्मीद है। देखिए, इसके साथ साथ अगर हम आयकर के बारे में देखें और आयकर के बारे में क्या प्रावधान है, तो नए आयकर विधेयक के अनुसार वेतन को अध्याय 4 के खंड 15 में
परिभाषित किया गया है, जिसमें क्या क्या आएगा, जिसमें वेजेस आएंगे, मजदूरी आएंगे, जो एन्युटी या पेंशन आता है, ग्रेजुइटी आता है, शुल्क या कमीशन आएगा, वेतन और भत्ते आएंगे। इसके साथ साथ किसी भी वेतन या मजदूरी के बदले इसके अतिरिक्त कोई लाभ मिलता है वह भी वेतन में शामिल होगा, और वेतन का कोई अग्रिम यानी कि जो एडवांस लिया जाता है वह भी इसमें सम्मिलित होगा। और साथ ही साथ किसी कर्मचारी द्वारा उसके द्वारा नहीं ली गई छुट्टी की अवधि के संबंध में प्राप्त हुआ कोई भुगतान, यानी कि जो लीव के बदले कैश ले लिया गया है वो भी आपके वेतन में ही परिभाषित किया गया है इस नए एक्ट के अंतर्गत। इसके साथ साथ नई कर व्यवस्था में कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु हैं जिन्हें आपकी जानकारी में लाना आवश्यक है कि बिल में व्यक्तियों, जो इंडिविजुअल्स हैं, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अविभाजित परिवार व अन्य लोगों के लिए नई कर व्यवस्था प्रस्तावित की गई है। एक बार जब कोई करदाता नई व्यवस्था चुन लेता है तो उसे बाद के वर्षों में वापस नहीं लिया जा सकता जब तक कि विशिष्ट शर्तों का उल्लंघन ना हो। इस प्रणाली के तहत करदाताओं को कम दर के बदले कुछ कटौती और छूट छोड़नी होगी। देखिए, इसको मैं आपको समझाता हूं। आपने अभी देखा होगा कि वित्त मंत्री ने 12 लाख रुपए तक की इनकम पर को टैक्स फ्री कर दिया। तो ये उन लोगों के लिए है जो न्यू टैक्स रिजीम में शिफ्ट हो चुके हैं। तो ये पॉइंट जो बता रहा है नई कर व्यवस्था के बारे में, न्यू टैक्स रिजीम के बारे में है कि अगर आप एक बार न्यू टैक्स रिजीम में चले जाते हैं तो आप रिवर्स नहीं हो सकते, लेकिन इसमें आपको फायदे तो मिल रहे हैं, लेकिन इसमें जो है कुछ कटौतियां और जो डिडक्शंस आपको मिल रहे थे वो नहीं मिलेंगे। तो आपका प्लेन चलेगा और न्यू टैक्स रिजीम को लेकर के, और न्यू टैक्स रिजीम में जो इंडिविजुअल है या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है या जो बाकी लोग हैं उनको इस रिजीम में एंट्री कराना है। बेसिकली सरकार का उद्देश्य ज्यादातर लोगों को न्यू टैक्स रिजीम में लाना है। करदाताओं पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वेतन भोगी व्यक्तियों को नई प्रणाली के तहत अनुपालन बोझ कम देखने को मिल सकता है, लेकिन उन्हें इसे चुनने से पहले कटौती के नुकसान का आकलन करना चाहिए, क्योंकि जो ओल्ड टैक्स रिजीम थी उसमें आपको डिडक्शंस बहुत सारे मिल जाते थे। आपको यह देखना पड़ेगा कि कितना आपका फायदा या नुकसान एट ऑल हो रहा है, नेट कितना हो रहा है। व्यवसाय कम कॉर्पोरेट दरों का लाभ उठा सकते हैं, लेकिन उन्हें यह सुनिश्चित करना होगा कि वे पात्रता की शर्तों को पूरा करें। तो थोड़े से वे ऐसे पॉइंट्स हैं जहां पर आपको एनालाइज करना पड़ेगा कि आपको पहले वाली व्यवस्था में ज्यादा फायदा था या नई व्यवस्था में ज्यादा फायदा है। देखिए, क्रिप्टो करेंसी एक नया मुद्दा है। आप जानते हैं ये 1961 के समय में नहीं है, लेकिन अब आ चुकी है और एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो क्रिप्टो व्यापारियों और निवेशकों को सख्त कराधान और रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करना होगा। बिल में क्रिप्टो, एनएफटी आदि सभी आभासी डिजिटल परिसंपत्तियों से होने वाली आय पर 30% का फ्लैट टैक्स बहाल किया गया है। अधिग्रहण की लागत को छोड़कर कोई कटौती या छूट की अनुमति नहीं होगी। मतलब जो आप वर्चुअल एसेट ले रहे हैं, जो आभासी डिजिटल एसेट ले रहे हैं, उसमें जो भी अधिग्रहण की लागत है, उसको अक्वायर करने की जो कॉस्ट है, उसको छोड़कर कोई भी आपको छूट नहीं मिलेगी। फ्लैट 30% टैक्स देना पड़ेगा। इसने डिजिटल लेन देन को ट्रैक करने के लिए क्रिप्टो लेन देन पर 1% TDS लागू करने का भी प्रस्ताव है। ठीक है, तो ये क्रिप्टो करेंसी को लेकर प्रावधान है जो कि महत्वपूर्ण है आपकी परीक्षा के हिसाब से। इसमें एक टर्म इस्तेमाल होगा वित्तीय वर्ष और मूल्यांकन वर्ष का, असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर। वास्तव में इसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन होता था टैक्स पेयर्स के बीच में। ठीक है, तो वो चीज भी आप समझ लीजिए कि वित्तीय वर्ष वो होता है जिस दौरान आप अपनी आय अर्जित करते हैं, और मूल्यांकन वर्ष वह वर्ष है जिसमें आप आय के मूल्यांकन का, आपकी आय का मूल्यांकन किया जाता है और उस पर कर लगाया जाता है। जैसे कि आपने मान लीजिए कि वर्ष 2024-25 में जो आय जनरेट करी, अब उसका मूल्यांकन होगा 25-26 में और उस पर टैक्स लगाया जाएगा, क्योंकि आपने इनकम पर जो जो खर्च किए वो। ठीक है, उदाहरण के लिए यदि आप 23-24 के में आय अर्जित करते हैं तो इसका मूल्यांकन और कर जो है वो 24-25 में लगाया जाएगा। तो 23-24 में आय किया तो ये हो गया आपके लिए वित्तीय वर्ष, और 24-25 में आप पर लगाया जाएगा मूल्यांकन वर्ष, यानी कि इसमें मूल्यांकन करके आप पर टैक्स लगाया जाएगा। ठीक है, तो लेकिन इस जो न्यू टैक्स रिजीम है, जो आपका नया आयकर विधेयक है, इसमें इस अंतर को खत्म कर दिया जाएगा। केवल वित्तीय वर्ष ही आपके लिए प्रोमिनेंटली यूज किया जाएगा। ठीक है, तो आयकर अधिनियम 1961 में एक महत्वपूर्ण बदलाव यह है कि इससे पहले आयकर विभाग को विभिन्न प्रक्रियात्मक मामलों
कर योजनाओं और अनुपालन ढांचे के लिए संसद का दरवाजा खटखटाना पड़ता था। यानी कि अगर टैक्स सिस्टम में कोई भी चेंजेस करने हैं, कोई भी अल्टरेशंस करने हैं, तो वो वाया पार्लियामेंट ही होगा। पार्लियामेंट में सरकार प्रस्ताव लाएगी और तब होगा। लेकिन अब जो है वो सीबीडीटी को स्वतंत्र रूप से ऐसी योजनाएं पेश करने, नौकरशाही की देरी को कम करने और कर प्रशासन को अधिक गतिशील बनाने का अधिकार दे दिया गया है। यानी कि अब हमें बजट का वेट नहीं करना पड़ेगा किसी भी बजटरी जो टैक्सेशन रिफॉर्म है उसको लेकर के। अगर कोई छूट देनी है सरकार बीच में दे सकती है। सीबीडीटी के माध्यम से, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के माध्यम से, जो इसकी गवर्निंग बॉडी है, ये सारी चीज़ों में चेंजेस कर सकते हैं। अब हमें बजट का और पार्लियामेंट के अप्रूवल का इंतजार नहीं करना होगा। सीबीडीटी अब कर प्रशासन नियमों को लागू कर सकता है, अनुपालन उपायों को पेश कर सकता है और खंड 533 के अनुसार लगातार विधायी संशोधनों की आवश्यकता के बिना डिजिटल कर निगरानी प्रणाली को भी लागू कर सकता है। तो सीबीडीटी को पूरी पावर दे दी गई है कि वो डायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड चीज़ों को पूरी तरीके से लागू कर सकता है। उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। नया विधेयक कर के स्लैब, आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा और पूंजीगत लाभ कराधान में बदलाव नहीं करता है। तो ध्यान रखिएगा, ना करके स्लैब में कोई चेंज हो रहा है। जो भी आपका टैक्सेशन का स्लैब चल रहा है वही चलेगा। जो आयकर रिटर्न दाखिल करने का टाइम लिमिट है उसमें भी कोई चेंजेस नहीं है। और जो कैपिटल गेन टैक्स है उसमें भी कोई चेंज नहीं है। यह कर नियोजन में स्थिरता और पूर्वानुमान सुनिश्चित करता है। वहीं देर से कर भरने और नियमों का अनुपालन न करने पर अधिक जुर्माना लगाने की व्यवस्था की गई है। कर चोरी का पता लगाने के लिए बेहतर एआई आधारित जांच की जाएगी। ठीक है, तो इसको और ज़्यादा इफेक्टिव बनाया जाएगा। आपका जो फाइलिंग है उसको लेकर के जो प्रोसीजर है उसमें टेक्नोलॉजी का बहुत अच्छे से और बहुत ज़्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। तो ये सब चीज़ें, इतने सारे प्रावधान हैं जो आपको जानने चाहिए। अब छोटा सा इसका बैकग्राउंड भी देखिए कि इसकी हमें आवश्यकता ही क्यों थी। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि नया कर विधेयक, जो आयकर विधेयक है, उसकी आवश्यकता क्यों थी हमें। पिछले कुछ वर्षों में कई संशोधनों और परिवर्तनों के परिणामस्वरूप यह काफ़ी जटिल हो गया था। किसी व्यक्ति की आवासीय स्थिति, विभिन्न पूंजीगत संपत्तियों पर लगाए गए पूंजीगत लाभ, संपत्ति की परिभाषा जैसे विषय जटिल बन गए थे। और समय के साथ साथ तकनीकी बदल गई है और लोगों को के आय का स्तर भी बदल गया है। आभासी परिसंपत्तियों जैसे कराधान जैसी आवश्यकताओं को अधिक स्पष्टता और ध्यान देने की आवश्यकता है। तो इन कारणों से हमें नया आयकर विधेयक लाना था। एक महत्वपूर्ण फैक्ट जिसे आपको याद रखना चाहिए वो ये है कि सरकार द्वारा 2023 में साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार भारत में केवल 2% आबादी ही आयकरदाता है। विकसित अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में यह आश्चर्यजनक रूप से काफी कम है। ठीक है, अब नए आयकर विधेयक से क्या क्या लाभ हो सकते हैं उसको भी देखिए। नए आयकर विधेयक में सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें कम जटिलता है। इसे सरलीकृत कर संरचना से करदाताओं के लिए कर प्रणाली को समझना आसान हो जाएगा। दूसरा, अनुपालन में सुधार होगा। नए विधेयक से कर प्रणाली अधिक पारदर्शी और कुशल बन जाएगी और इसको अच्छे से अनुपालन कराया जा सकेगा। इसमें निष्पक्षता की भी अधिक संभावना रहेगी क्योंकि सभी करदाताओं के लिए कर व्यवस्था को अधिक निष्पक्ष बनाने का यह जो आयकर विधेयक है प्रयास करता है। इसके साथ साथ सुधार और गैर अपराधीकरण भी इसमें महत्वपूर्ण रूप से इसका लाभ है क्योंकि इसमें सुधारों को आगे बढ़ाया गया जो पहले से शुरू किए गए थे और अपराधों को गैर अपराध के तौर पर भी चिन्हित किया जाएगा। जिन्हें पहले अपराध के तौर पर चिन्हित किया गया था उनको गैर अपराध के तौर पर भी चिन्हित किया जाएगा। अब इसे वित्त संबंधी स्थायी समिति के पास भेजने के लिए भी कहा है। वित्त मंत्री ने रिक्वेस्ट की है लोकसभा अध्यक्ष की कि आप इसे एक स्थायी समिति के पास भेज दें। इस समिति का गठन लोकसभा अध्यक्ष करेंगे। इसके संबंध में भी थोड़ा सा जान लीजिए कि वित्त संबंधी स्थायी समिति क्या होती है। देखिए, लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संरचना नियम 331C के अंतर्गत यह समिति गठित की जाती है। इसमें 31 मेंबर्स होते हैं जिसमें लोकसभा के 21 सदस्य होते हैं जिन्हें लोकसभा अध्यक्ष नामित करते हैं और राज्यसभा के 10 सदस्य होते हैं। ठीक है, समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा समिति के सदस्यों में से अध्यक्ष द्वारा की जाती है और समिति के सदस्यों का कार्यकाल 1 वर्ष से अधिक नहीं होता है। ठीक है, यह एक स्थायी समिति है। इसके साथ साथ यह समिति
जो है उस वो किन किन कामों को देखती है, तो वास्तव में यह वित्त विभाग, कॉरपोरेट मंत्रालय के विभाग, योजना मंत्रालय जो नीति आयोग है उसको, और सांख्यिकी और कार्यक्रम क्रियान्वयन मंत्रालय के कार्यों की जांच करती है। ये इसके साथ में एडिशनल जानकारी थी जो आपको होनी चाहिए, प्रश्न इससे भी पूछे जा सकते हैं। तो इस प्रकार इस विधेयक के संबंध में जितनी भी जानकारियां आपके लिए महत्वपूर्ण थी उनका विश्लेषण मैंने प्रस्तुत किया। यदि कोई प्रश्न है या तो कोई सुझाव है तो आप कमेंट के माध्यम से दे सकते हैं। थैंक यू सो मच। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।